हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में प्रांत और परिसर से रिलेटेड क्वेश्चन करने चाहिए। उसमें मैं लास्ट टाइम में आपको ये बताता हूँ कि आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स था 1/(x - 1) x - 2 x - 3। ठीक हो गया। मैंने कहा जब x इसमें कोई भी रियल नंबर रखो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब x की जगह मैं 1 रखूँगा, ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 रखने पर भी इन्फिनिटी बना जाएगा और 3 रखने पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। मीन्स इस फंक्शन को 1, 2, 3 पर दिक्कत है, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर रखो फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया। तो आपके पास जो प्रांत होगा, प्रांत में कौन आएगा फिर? कोई भी रियल नंबर अदर देन 1, 2, 3। ठीक है, तो मैं इसका जो प्रांत है वो कितना जाएगा? प्रांत वो भी इसका f का प्रांत कितना जाएगा फिर? कोई भी रियल नंबर माइनस कौन से 1, 2, 3 को हटा दूंगा, ये इसका प्रांत हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल देखिए, इसी का तीसरा एग्जांपल एफ एक्स बराबर रूट एक्स, एफ एक्स बराबर रूट एक्स। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर मैं x की जगह नेगेटिव नंबर डाल दूंगा, x की जगह नेगेटिव यानी -1, तो ये आयोटा यानी इमेजनरी बन जाएगा, जो कि रियल नंबर में नहीं आएगा। ये कोई रियल नंबर नहीं होता है, ये क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं x की जगह नेगेटिव डाल दूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनने वाला है। ठीक हो गया। लेकिन हमारा जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा सेट हो सकता है कोडोमेन का, वो क्या हो सकता है? रियल नंबर। रियल नंबर से बाहर के नंबर नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो केवल रियल नंबर तक सीमित रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी अब ये जो आपके पास सेट थ्योरी है, ये रियल एनालिसिस का टॉपिक है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो बड़ा सेट होगा वो रियल हो सकता है, उससे बाहर नहीं ले सकते। ठीक है, यानी कि x में नेगेटिव नहीं लूंगा। अगर मैं x नेगेटिव लूंगा तो क्या हो जाने वाला है? कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाने वाला है। ठीक है ना, तो आपके पास जो x होगा वो ग्रेटर इक्वल 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड होने वाला है। ठीक हो गया। यानी कि मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यदि x <0 तब f(x) परिभाषित नहीं है ना, क्योंकि रियल नंबर के अंदर नहीं आ पा रहा है वो, है ना, इसलिए क्या लिखेंगे? परिभाषित नहीं है। f(x) परिभाषित नहीं है। f(x) आपके पास परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो प्रांत है फिर किसके लिए केवल वैलिड होगा? कोई भी रियल नंबर डाल लीजिए आप, लेकिन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर। 0 भी डाल सकते हो। देखो, अगर x की जगह 0 डालूंगा, √0 0 होगा। ठीक है, 0 से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 से कम वालों से दिक्कत है। ठीक हो गया, नेगेटिव वालों से दिक्कत है उसको। इसका मीनिंग देखो, R0+ का मीनिंग होता है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर विथ 0, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर विथ 0 ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर ये वाला सिंबल आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे सेट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, x सच दैट, या x ग्रेटर इक्वल 0 सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल, है ना। इसका मीनिंग क्या हो गया फिर? x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, सच दैट कंडीशन दे रखी कि x क्या होना चाहिए? रियल भी होना चाहिए। ठीक है ना, x ऐसा रियल नंबर जो 0 या 0 से बड़ा, वही चीज ये भी कह रहा है। पॉजिटिव रियल नंबर 0 आ सकता है जिसमें। ठीक हो गया ना, f का प्रांत ये हो जाएगा। ठीक है, प्रांत। अब परिषद की बात करते हैं इसमें। अगली हेडिंग डालिए परिषद यानी कि रेंज। परिषद
यानी कि रेंज। रेंज हमने बताया था ना, आपके पास कोई सेट ए है, कोई सेट बी, सेट ए सेट बी है ना। यहाँ के कोई भी मेंबर, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस टाइप से कोई मेंबर है, ठीक हो गया। कोई फंक्शन एफ के द्वारा, कोई फंक्शन एफ है यानी कि रूट ए इससे लिंक हो रहा है, बी इसके साथ लिंक है, सी इसके साथ लिंक है, डी इसके साथ लिंक हो रहा है, ठीक हो गया। ये कोई फंक्शन है। हमने कहा था रेंज जो परिषद लिखा, परास ज़्यादा अच्छा रहेगा, परास लिखना, परास है ना, रेंज परास होता है। देखिए फिर ए इससे लिंक है, इससे लिंक है, ये जी से लिंक है, इसमें एच छूट जा रहा है। ये प्रांत था आपके पास, ये सह प्रांत था, और इसके जो मेंबर इमेज बनते हैं, है ना, प्रांत की किसी न किसी की इमेज बनते हैं, वो रेंज में आता है ना। रेंज में ई एफ जी आता है, ठीक है ना। ये आपके पास परास था, ठीक हो गया। तो आप क्या कहोगे फिर, ये सह प्रांत के वे अवयव जो प्रांत के किसी न किसी अवयव की क्या हो, इमेज हो, यानी कि प्रतिबिंब हो, उस सेट को हम परास कहते हैं, यानी कि रेंज कहते हैं। यही तो लिखेंगे ना। लिखिए फिर इसकी डेफिनेशन, देखिए क्या लिखोगे आप। डेफिनेशन में लिखना है फलन एफ, आर टू आर भी लिख सकते हो, ए टू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फलन एफ, चलो ए टू बी ले लेता हूँ। फलन एफ ए टू बी का परास, या ऐसे लिख सकते हैं, आपके पास कोडोमेन कौन है यहाँ, बी, तो फलन एफ ए टू बी में ऐसे लिखो इसको, फलन एफ ए टू बी में सहप्रांत बी, सहप्रांत बी, ठीक है, सहप्रांत बी के उन अवयवों का समुच्चय, किन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो, उन अवयवों का समुच्चय जो प्रांत ए, जो प्रांत ए के, प्रांत ए के कुछ अवयव, देखो ना, एक अवयव की भी इमेज बन सकती है। देखा था ना हमने, बी का जो मेंबर है एक से भी लिंक हो सकता था, एक से ज्यादा से भी लिंक हो सकता था, है ना। जो बी का मेंबर है, ए का तो एक ही से होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई कंडीशन नहीं थी, ये कितनों से भी लिंक अप हो सकता था, ठीक है ना। वही लिख रहे हैं फिर, प्रांत ए के, है ना, मैंने इसको देखा, ये प्रांत ए के तीन अवयवों के साथ लिंक होंगे, ठीक है ना। कोई एक के साथ लिंक होगा, कोई दो के साथ, कोई तीन चार पांच, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम एक के साथ तो लिंक हो, तभी तो रेंज में आएगा। कम से कम एक के साथ लिंक हो ना, तभी तो रेंज में आ रहा था। एक से ज्यादा के साथ हो चलेगा, कम से कम एक के साथ हो तो भी चलेगा, एक से कम यानी कि लिंक अप ही नहीं हो तो रेंज में कहाँ आएगा, रेंज में नहीं आ पाएगा वो, ठीक है। तो मैथ्स में ना कुछ शब्द का मीनिंग यही होता है ना। अगर आपके पास मैथ्स में कुछ लिखा है ना, इसका मीनिंग होता है कम से कम एक या दो या तीन या चार, कुछ लिखा है तो उसका मीनिंग होता है कम से कम एक, ठीक हो गया। तो जो प्रांत ए के कुछ, प्रांत ए के कुछ अवयवों के प्रतिबिंब हो, ठीक हो गया। फलन एफ ए टू बी में
सप्रांत बी के उन अवयवों का समुच्चय जो प्रांत ए के कुछ अवयवों के प्रतिबिंब हो, कॉमा, तो उस समुच्चय को हम क्या कहेंगे, परिसर हो उन समुच्चय एफ का परास कहलाता है, एफ का परास यानी कि रेंज कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर। जैसे मैंने ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स, ठीक है ना। अब कुछ नहीं कर रखा है, ए बी कुछ भी सेट नहीं दे रखा, तो हम क्या मानेंगे, रियल टू रियल, ए की जगह भी रियल लेंगे, बी की जगह भी रियल लेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसकी जगह 1 रखता हूँ तो आउटपुट भी क्या मिलेगा मुझे, 1। इसकी जगह मैं 2 रखता हूँ तो आउटपुट भी मुझे क्या मिलना है, 2, ठीक है ना। इसकी जगह 2.001 रखूँ तो यहाँ भी क्या मिलना है, 2.001, यानी कि यहाँ जो रियल नंबर रख रहा हूँ वही रियल नंबर मुझे यहाँ पे मिल जाना है, ठीक है ना। यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ कि x की जगह मैं कुछ भी रियल नंबर डाल दूँ, x की जगह मैं कुछ भी रियल नंबर डाल दूँ, फंक्शन वैलिड है, मीन्स फंक्शन का आंसर रियल के ही अंदर आ रहा है, ठीक है ना। यानी x, ये मशीन किसी भी रियल नंबर के लिए बनी है, फिर इसका ये मीनिंग हुआ, यानी इस मशीन के अंदर आप कोई भी रियल नंबर डालो, आउटपुट रियल नंबर ही देना है इसने, ठीक है ना, रियल नंबर के बाहर नहीं आना है। ठीक हो गया, तो एफ एक्स बराबर एक्स, तो इसका मैं प्रांत क्या कह दूंगा फिर, क्योंकि इस फंक्शन को किसी भी रियल नंबर से दिक्कत नहीं है ना, तो इसका जो प्रांत होगा वो तो आर होगा, वो तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर आर हो जाएगा। और इसका जो परास होगा है ना, रेंज, इसका जो परास होगा वो कितना हो जाएगा, परास ऑफ एफ, इसको कुछ लोग है ना इंग्लिश वाले आर एफ लिखते हैं, क्योंकि रेंज कहते हैं ना आर, परास को रेंज कहा जाता है, उसका कैपिटल आर लिखा जाता है। तो आर ऑफ एफ का मीनिंग क्या होता है, रेंज ऑफ एफ, ठीक है ना। तो परास ऑफ एफ कितना आ जाएगा फिर, देखिए परास मीन्स जो आउटपुट आपको मिलता है, ठीक है ना, आउटपुट जो मिलता है उसको परास कहा जाता है। देखिए इसकी जगह कुछ भी रियल डालो, इसकी जगह जो रियल डाल रहा हूँ वो रियल मुझे मिल जा रहा है, ठीक है। इसकी जगह जो रियल डाल रहा हूँ वो यहाँ से रियल मुझे मिल जा रहा है, मीन्स आउटपुट मुझे क्या मिल जा रहा है, पूरा का पूरा रियल, है ना। यहाँ रियल डालने पर पूरा का पूरा रियल नंबर मिल जा रहा है, यानी कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो मैं परास भी क्या कह दूंगा, आर आ जाएगा। इसका जो परास होगा वो भी कोई भी नंबर आ सकता है रियल, है ना, किसी से परहेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे इसको परास को चेक करने का एक मैकेनिज्म होता है ना, जैसे आप एफ एक्स है, सही मैकेनिज्म ही होता है, एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर वाई। अब आप इसको उलट दो, किस प्रकार से, x बराबर समथिंग निकाला, जैसे एफ एक्स की जगह क्या है यहाँ x, x बराबर क्या हो जाएगा y, एफ एक्स की जगह x रखा, इतना बराबर क्या गया y, ठीक है ना। अब y क्या होना है, रियल होना है, x बिलोंगिंग टू रियल, है ना। अगर x रियल होगा, जो रियल होगा वही तो y भी तो रियल हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका मीनिंग जो y वैल्यू होती है वही तो परास होता है, y पूरा रियल होने वाला है तो y रियल हो जाएगा, ठीक है ना। वो अभी 1 on 2 के लिए ज़्यादा उपयोगी है, वहाँ पर उस मैकेनिज्म को हम कम्प्लीटली समझें, ठीक है। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके पास जो प्रांत है, परास है, वो कैसे और कैसे निकाला जाएगा और किसे कहते हैं। आई होप आपको आ चुका होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम टाइप ऑफ फंक्शन कर लेंगे। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 11 का प्रांत ज्ञात करें, ठीक हो गया। इसका आपने प्रांत ज्ञात करना है। तो आपने कभी भी प्रांत में इस प्रकार से सेट ए सेट भी कुछ नहीं दिया है, इसका मीनिंग क्या लेना है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, ठीक है। बस फंक्शन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ऊपर में कुछ भी रियल नंबर डालो, ऊपर अगर जीरो बन भी जाए तो जीरो अपन समथिंग क्या होता है, जीरो होगा,
जीरो अपने आप में रियल नंबर होता है, रियल नंबर के बाहर तो जाना नहीं है, ऊपर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन इसको दिक्कत हो सकती है ना। अगर 3x प्लस 11 आपके पास जीरो बन जाता है, ठीक है, 3x प्लस 11 अगर जीरो बन गया है नीचे वाला, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा। यानी कि मुझे उस पॉइंट से दिक्कत होगी, यानी इस फंक्शन को उस रियल नंबर से दिक्कत होगी जहाँ 3x प्लस 11 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये वाली चीज़ जहाँ पे जीरो हो जाएगी उस पॉइंट से इसको दिक्कत होगी। ये आपके पास जीरो कब होगा फिर, 3x माइनस 11 यानी कि x माइनस 11/3, यानी अगर x की जगह जब माइनस 11/3 डालोगे ना, ये जीरो बन जाएगा। ये जीरो बनते ही फंक्शन परिभाषित नहीं होगा, यानी कि आपके डोमेन में ये मेंबर तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसके अलावा कोई भी रियल नंबर डालो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसको, ठीक। यानी कि कुल मिला के इसका जो प्रांत होगा क्या हो जाएगा फिर, r में से माइनस 11/3 वाले टर्म को हटा दोगे, ठीक है ना, इस वाले नंबर को हटा दोगे, वो डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर सॉल्यूशन टेस्ट के। सॉल्यूशन आप लिखोगे fx बराबर, आपको जो फंक्शन दे रखा हुआ है x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 11, ठीक हो गया। अब लिखोगे फलन fx 3x प्लस 11 बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है ना। अगर 3x प्लस 11 ये नीचे वाली चीज जीरो हो जाएगी तो फलन आपके पास परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका मीनिंग 3x प्लस 11 इक्वल टू 0 मीन्स x बराबर कितना आ जाएगा, ये 11 उधर गया, माइनस 11 हो गया, 3 मल्टीप्लाई में था तो अपन में चल देगा, यानी x इक्वल टू माइनस 11/3 पर परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। यानी कि x बराबर माइनस 11/3 पर फंक्शन परिभाषित नहीं है, तो इसलिए फलन का जो प्रांत अदर वास्तविक संख्या पे क्या है, परिभाषित है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसका जो प्रांत होगा, प्रांत ऑफ f कितना आ जाएगा, रियल नंबर में से आप घटा दीजिए किसको, माइनस 11/3, ठीक है ना। इसकी जगह आप माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये वाला साइन ज़्यादा सूट करता है सेट में, तो मैं तो इसी से डिनोट किया करता हूँ, आप सीधे माइनस भी लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है। तो इसका प्रांत क्या गया, r माइनस 11/3, है ना। यानी कोई भी रियल नंबर रखिए लेकिन माइनस 11/3 मत रखिए, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, प्रांत, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है fx बराबर माइनस अंडर रूट -5 माइनस 6x माइनस x² का प्रांत तथा परास ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, ठीक हो गया। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं फिर, इसमें तो प्रांत और परास दोनों ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर आपके पास फंक्शन दे रखा है fx बराबर माइनस अंडर रूट -5 माइनस का 6x माइनस x², ठीक हो गया। अब देखिए ये फंक्शन परिभाषित कब नहीं होगा, देखो कभी भी फंक्शन कुछ बाई कुछ के रूप में दिया है ना, फंक्शन सीधे दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रियल नंबर डाल दो। कुछ बट्टे कुछ दे रखा है तो आपको देखना होगी बट्टे वाला जीरो ना हो, जो अपॉन में है ना, डिनोमिनेटर में है, जो हर में है वो जीरो नहीं होना चाहिए, देखते हुए। अब देखो यहाँ क्या है, रूट में है, कहीं ना कहीं रूट में है ना, रूट के अंदर हमें क्या देखना होता है फिर, रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाता है, इमेजिनरी, उसी से दिक्कत होती है। तो फंक्शन रूट के रूप में दे रखा है, तो आपको देखना क्या होगा कि जो ये अंदर वाली चीज है, जो अंदर वाली चीज है ये आपके पास नेगेटिव ना हो, है ना, नेगेटिव ना हो, यही तो देखना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा फिर, सिंस
ये अंदर वाली चीज फलन के परिभाषित होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, मैं लिखूंगा सिंस फलन परिभाषित है, फलन परिभाषित है यदि क्या, ये रूट के अंदर वाली चीज है ना, रूट के अंदर वाली चीज क्या है वो, -5 माइनस का 6x माइनस का x², ये क्या हो, गर्दन इक्वल 0। 0 होने पर भी चलता है ना, रूट 0 क्या होता है, 0 ही तो होता है। 0 से कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत किससे होती है, नेगेटिव वाले से दिक्कत होती है उसको। ठीक हो गया। देखो ये भी माइनस दिख रहा है मुझे, ये भी माइनस दिख रहा है, ये भी माइनस दिख रहा है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, दो और माइनस से मल्टीप्लाई। आपको इनइक्वालिटी 11th चैप्टर, सब 11th का ही तो यूज कर रहे हैं। अगर 11th आपने अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं बेसिक बता दे रहा हूँ जो यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, एक इनइक्वालिटी ऐसी होती है, अगर x लेस और इक्वल y है ना, एक इनइक्वालिटी x लेस और इक्वल y, असमीका कहते हैं। अगर इनइक्वालिटी आप दिक्कत हो रही हो, असमीका कहते हैं उसको। ठीक है ना, x लेस और इक्वल y, अगर इसको आप दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते थे ना, -x -y, दोनों तरफ अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो तो अनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी कि इस ओर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ऐसे ही मैं करता हूँ, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही रहेगा, है ना, -0 क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो मैं इसी चीज को, फलन परिभाषित होगा यदि ग्रेटर देन इक्वल 0 है, यानी कि फलन परिभाषित करने मैं x की किन वैल्यूज के लिए फलन परिभाषित है ये निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करके x लाना चाहूँगा ना, ठीक है ना, यानी कि अगर मैं दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो उसी के आगे लिख देता हूँ, इम्प्लाइज ये कितना जाएगा 5 प्लस, है ना, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर जगह माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, हर जगह प्लस बन जाए। ठीक, या ऐसा भी समझ सकते हो, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ठीक, 5 प्लस 6x प्लस x², और देखो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ ना पूरा इनइक्वालिटी, तो ये चेंज हो जाएगा साइन, ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू बन जाएगा 0, -0 क्या होता है, 0 ही। ठीक, अब देखिए फिर आपने ना कुल मिला के सॉल्व किस पे करना होगा, x पे, तभी तो बताएंगे प्रांत क्या होता है, x, यानी हमने x डालना है। ठीक है, कंडीशन ये है, इसमें लेस और इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक हो गया, तो इक्वल टू 0 तो हम जान लेंगे, इसका रूट निकाल के इक्वल टू 0 कहाँ होगा ये देख लेंगे। लेस देन 0 किन्हीं रूट्स के बीच में देखना पड़ेगा, है ना, कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है देखना पड़ेगा इस फंक्शन को। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आती है, इसको हम फैक्टराइज करना तो जानती हैं, इसके फैक्टराइज कर लेंगे, x² प्लस 6x प्लस 5, है ना, इसको चलो सही फॉर्मेट में लिखो, x² प्लस 6x प्लस 5, ये क्या है, लेस और इक्वल 0। ठीक है, मैं इसको इसके फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, है ना, इसके रूट ढूंढ लेता हूँ, हाँ ये 0 है। ठीक है, देखिए 5 इंटू 1 कितना होता है, 5 के ऐसे फैक्टर यहाँ का साइन देखा जाता है, 5 इंटू 1 कितना हो रहा है 5 के ऐसे आपने फैक्टर करने जिनका सम करके क्या है 6, तो 5 इंटू 1 यानी 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो इसके जो फैक्टर होंगे 5 और 1। ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा x², 6x को आपने 5 और 1 के टर्म में ब्रेक कर देना, क्या आ जाएगा ये 5x प्लस x, यानी कि 6x को मैंने 5x प्लस x के रूप में ब्रेक कर दिया, क्योंकि 5 इंटू 1 और 5 प्लस 1 करके 6 हो जाता है। ठीक है ना, आपको आता होगा गुणनखंड करना इसका, 5x प्लस x प्लस क्या आ जाएगा ये 5, है ना, ये क्या है आपके पास, लेस और इक्वल 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x बच क्या जाएगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 5, x प्लस 5, ऐसे ही x प्लस 5, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स 1 कॉमन ले सकते हो आप, x प्लस 5 लेस और इक्वल 0, इम्प्लाइज x प्लस 5 कॉमन है ना, x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा, x प्लस 1 बचा, यहाँ से x बचा, यहाँ से 1, x प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल 0। ठीक हो गया।
अब देखिए x की जगह अगर मैं -5 डालूं तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अगर -1 डालूं पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कभी भी स्टेप से चेक करना चाह रहे हो ना, हमें फंक्शन क्या चेक करना है, 0 हो या लेस देन हो, मीन्स नेगेटिव हो, ऐसा ही तो चाहिए x, ऐसा x आपको ढूंढना है जहाँ पर ये पूरा ये चीज़ क्या हो जाए, या तो 0 के इक्वल हो या लेस देन हो जाए, नेगेटिव हो जाए मीन्स, है ना। तो देखिए 0 कहाँ पे होगा, -1 और -5, -5 डालूंगा ये 0 टर्म बन जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, -1 डालूंगा ये वाला टर्म 0 करके पूरे को 0 बना देगा, ठीक है ना। यानी इसके जो रूट है कौन है, -1 और -5 पीछे होगा, -1 बड़ा हुआ तो आगे होगा, ठीक है ना। रियल नंबर में जानते जो बड़ा होता है वो राइट साइड में जाता है, ठीक है ना। यानी कि -1 -5 से बड़ा होता है, इतनी चीज़ तो आती होगी। अब देखिए फिर, अब देखिए फंक्शन है ना, इन जगहों पे फंक्शन क्या है, 0 है। फंक्शन ना जो अपना बिहेवियर चेंज करता है रूट्स पे ही करता है, ठीक है ना। रूट्स के आगे सेम बिहेवियर रखेगा, है ना, इस बीच में सेम बिहेवियर रखेगा और इसके पीछे सेम बिहेवियर रखेगा। अब हमने बिहेवियर मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव होना, ठीक है ना। अभी हमने मेरा मेन मकसद क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना इसका, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना है इसका मेन मकसद आपका, ठीक है। देखिए आप कभी भी ये इसके आगे पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा या इसमें पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपने चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप रूट्स लिख लीजिए, रूट्स लिख लीजिए, है ना। जैसे इस एरिया में चेक करना है ना, इसमें बिहेवियर फंक्शन का सेम रहता है, ठीक है, सेम रहता है। तो कोई भी आप पॉइंट उठा लीजिए, यहाँ के आगे का कोई भी पॉइंट, है ना। सबसे आसान -1 के आगे कौन होता है, 0, 0 सबसे आसान पॉइंट होगा ना। तो मैं 0 पे चेक कर लेता हूँ फंक्शन कैसा होगा, ठीक है। जैसा 0 पे बिहेवियर रखेगा ना फंक्शन, -1 के आगे फुल वैसा ही बिहेवियर रहेगा, ठीक। इनके बीच का कोई पॉइंट बोलो, -1 -5 के बीच -2 रख सकते हो, है ना। -2 पे जैसा फंक्शन का बिहेवियर होगा, -1 -5 के बीच भी वैसा ही बिहेवियर होगा। इसके पीछे का कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लोगे, -6, है ना, -5 से पीछे तो आएगा, -6 इसी रीजन में आएगा, -6 इसमें रखोगे, जैसा बिहेवियर करेगा -5 के पीछे पूरा फंक्शन वैसा ही बिहेवियर रखता है, ठीक है ना। यानी कि फंक्शन का बिहेवियर सिर्फ कहाँ पे चेंज होता है, रूट्स के इधर उधर जाने पर, है ना। कभी भी ध्यान रखना, फंक्शन का जो बिहेवियर चेंज होगा वो रूट्स के इधर उधर जाने पर ही चेंज होता है, ठीक हो गया। तो कोई भी पॉइंट रख के आप बिहेवियर चेक कर सकते हो, ठीक। तो मैं देखना चाहता हूँ कि x+5 x+1 है ना, ये नेगेटिव कहाँ पे, 0 तो पता चल गया इन दो पॉइंट पे 0, ठीक है ना। इसके रूट्स से पता चल गया कि 0 कहाँ पे होगा, मुझे देखना नेगेटिव कहाँ पे होगा, ठीक है ना। देखिए फिर इसका अगर कोई पॉइंट मैंने 0 उठाया, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ, यहाँ मैं 0 रखता हूँ तो क्या आएगा, 0 + 5 5 होगा, 0 + 1 1 होगा, 5 × 1 5 होगा, 5 × 1 5 होगा। यानी फंक्शन इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, पॉजिटिव। तो -1 के ऊपर आगे को ये पॉजिटिव ही रहना है, -1 के आगे ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ का कोई पॉइंट उठाइए, -1 -5 के बीच -2 है ना, -2 इसके बीच होगा, -2 रख के देखिए, इसमें -2 रखोगे ये आएगा -2 + 5, ये क्या जाएगा -2 + 1, ठीक है। 5 - 2 ये कितना हो गया 3, ये -1 मीन्स -3, -3 कैसी क्वांटिटी है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी है ना, यहाँ पे नेगेटिव होगा फिर फंक्शन, है ना। -5 से इस वाले रीजन में फंक्शन का सेम बिहेवियर रहेगा, यानी कि नेगेटिव रहेगा, ठीक है। पीछे साइड को चेक कर लेते हैं, -6 कोई पॉइंट है, इसके पीछे का कोई पॉइंट लोगे आप, -6 आएगा, -10 भी ले सकते हो, है ना, -6 ले रहा हूँ। देखिए फिर अगर आप -6 लोगे कितना आएगा फिर, ये -6 + 5 कितना जाएगा, -1, -6 + 1 -5, देखो माइनस माइनस इंटू के पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये गर्तन इक्वल 0, यानी कि ये क्वांटिटी कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई, है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका इस रीजन में बिहेवियर सेम रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहना है, ठीक हो गया। तो हमें तो क्या चेक करना था, हमें चेक करना था कि ये लेस और इक्वल 0 कहाँ पर हो रहा है। 0 तो इन पॉइंट्स पे था, इस पे और इस पे, ठीक हो गया, इस पे और इस पे आपके पास लेस और इक्वल 0 था, मतलब 0 था।
और नेगेटिव कहाँ पे है, इस वाले रीजन में ये नेगेटिव है, इस वाले रीजन में नेगेटिव। यानी कि x की वैल्यू मैं कहाँ से सेलेक्ट करूंगा, -5 को इंक्लूड करते हुए, है ना, -5 to -1 के बीच ही कोई भी रियल नंबर डाल दो आप, है ना, कोई भी रियल नंबर डाल दो, आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यानी कि x इतना डाल सकते हो, जो रेस्ट्रिक्शन थी उससे मैंने पता कर लिया है x क्या होगा, ठीक है। तो मुझे पता चल गया है कि x ने बिलोंग करना पड़ेगा कहाँ, क्लोज इंटरवल -5 to -1। इंटरवल आता है ना आपको, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये भी 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सीखो। देखिए अगर मैं कहूँ ना ये वाले पॉइंट शामिल नहीं है, इन दो पॉइंट्स को हटाना चाहूँगा तो उसको ओपन इंटरवल कहना होगा, -5 to -1 लिखूंगा, ओपन, ये वाला ब्रैकेट यूज किया जाता है, इसका मीनिंग होता है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, ठीक हो गया। इसका मीनिंग होता है कि जो ये बाउंड्री पॉइंट है -5 -1 है ना, बाउंड्री है ना, लास्ट वाले पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ये शामिल नहीं होंगे, ये शामिल नहीं होंगे ओपन इंटरवल। अगर मैं इसी को क्लोज कह देता हूँ, जैसा कि अभी यहाँ पर आया है, इसका मीनिंग होता है, अच्छा, इसका मीनिंग होता है कि बाउंड्री पॉइंट नहीं आएंगे लेकिन उसके अलावा सारे पॉइंट आ जाएंगे, ये होता है ओपन इंटरवल का। क्लोज इंटरवल का मीनिंग होता है कि यहाँ क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, ठीक है ना, यानी -5 भी शामिल होगा, -1 भी शामिल होगा और उसके अंदर के सारे पॉइंट भी शामिल होंगे, ये होता है क्लोज। यानी कि इसमें एंडिंग पॉइंट भी शामिल होगा, ठीक हो गया। ये आपको आना चाहिए, नहीं आया तो हल्का टच मैंने दे दिया कैसे डिफाइन होता है। तो x बिलोंगिंग टू -5 to -1, यानी कि जो x मैंने सिलेक्ट करना होगा -5 से -1 के बीच का कोई भी रियल नंबर सिलेक्ट, ठीक है, यानी यही तो इसका प्रांत बन गया है। तो प्रांत किसका, फंक्शन f का क्या जाएगा, ये इंटरवल -5 -1, ठीक हो गया, ये आपके पास प्रांत हो गया इसका। अब परिसर भी तो पूछ रहा था ये, देखिए फिर परिसर, पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब इसके परिषद की बात करते हैं, ठीक है। फंक्शन मेरा मिट चुका है, मैं दोबारा लिखता हूँ, f(x) बराबर क्या था फंक्शन, ये था -√6x -x², ठीक हो गया। देखो परिसर ढूंढने का मीन्स y की वैल्यू ढूंढना, है ना, y कहाँ से कहाँ अप्रोच करेगा, यही तो परिसर होता है उसका, सॉरी ये क्या कहते हैं, परास कहते हैं उसको, रेंज, है ना। रेंज का क्या मीनिंग होता है कि y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हो, करेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ढूंढने के लिए f(x) को ही तो y कहते हैं, मैंने माना था ना, जो b आपके पास हेड था उसके मेंबर को ही y कहते हैं, उसी को क्योंकि f रूल लगा के, x पे f रूल लगा के आता है, इसीलिए उसको f(x) भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस f(x) की जगह मैं y भी लिख सकता हूँ, फिर इस f(x) को y भी कहते हैं। ये कितना आ जाएगा, माइनस का रूट -5 -6x -x², यानी जो y की वैल्यू आएगी वो उसका क्या होगा, परास होगा, रेंज होगा, ठीक है। अब एक चीज नोट कीजिए, रूट के बाहर जो भी चीज आएगी हमेशा पॉजिटिव आती है, रूट के बाहर जो भी चीज आएगी हमेशा क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव। कुछ भी लिख लीजिए, जैसे √4 कितना आएगा 2, √9 कितना आएगा 3, ठीक है ना। रूट से बाहर कोई भी क्वांटिटी निकलती है हमेशा क्या रिजल्ट देगी, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी, हमेशा कैसा रिजल्ट देगी, पॉजिटिव रिजल्ट देगी। यानी कि मैं कहूँगा कि जो ये चीज़ है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ये चीज़, क्योंकि रूट के जब बाहर आएगी कोई क्वांटिटी तो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी देते हैं, ठीक हो गया। अब देखो उसके बाहर नेगेटिव लगा है, उसके बाहर भी तो माइनस लगा है। अब देखो जब इसने पॉजिटिव दिया होगा, जब इसने पॉजिटिव दिया होगा, माइनस बाहर से लगा है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन गया वापस, यानी कि y क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, है ना। y ओवरऑल क्या बन जाएगा यहाँ से, नेगेटिव।
वाई, हाँ अगर ये जीरो हो गया तो रूट जीरो जीरो माइनस जीरो क्या होता है जीरो, जीरो भी इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि वाई लेस और इक्वल जीरो। एक कंडीशन मुझे यहाँ से ये मिल गई है ना, वाई ने लेस और इक्वल जीरो होना चाहिए, वाई ने लेस और इक्वल जीरो होना चाहिए। ठीक हो गया। ये कंडीशन कैसे पता चली, मुझे ये पता है कि रूट के बाहर कोई चीज़ आती है तो प्लस में आती है बाहर, ठीक है, और उसके बाहर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो नेगेटिव रहता है, ठीक है, यानी कि जो मेरा वाई है वो लेस और इक्वल जीरो होना चाहिए, वाई जो है कि लेस और इक्वल जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसी से एक बात पूरी नहीं हो जाती है, इसी से बात पूरी नहीं हो जाती है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई इमेजिनरी तो नहीं आ जा रहा है, वाई इमेजिनरी भी नहीं आना चाहिए, है ना, वाई इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। उसके लिए आप सॉल्व कीजिए कि y बराबर रूट इतना है तो दोनों साइड स्क्वायर ले लूंगा, स्क्वायर रूट है ना, दोनों साइड में स्क्वायर ले लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा दोनों ओर वर्ग कर लेगा, है ना, इसको मैंने इनइक्वालिटी 1 कह दिया। अब मैं इसका जो है कि दोनों ओर वर्ग कर दे रहा हूँ, ठीक है, चलो इसको 2 कहिए, इसको 1 कहिए फिर, है ना, समीकरण 1 के दोनों ओर वर्ग करने पर समीकरण 1 के दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ रूट हट जाएगा और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है पॉजिटिव, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा फिर, रूट भी हट जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, केवल ये वाली चीज़ बच जाएगी क्या, -5 माइनस का 6x माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर दिस, इन टर्म को मैं लेफ्ट में ले आऊँगा, एक्स के रूप में दुकान बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो कितना बनेगा -x² इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर, -6x इधर आके प्लस 6x, -5 इधर आके प्लस 5, ये वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर पहले से है तो 5 प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस 5 बनाओ, वाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, देखो इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैं x के रूप में द्विघात बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि x आपके पास इमेजिनरी ना आए, x इमेजिनरी नहीं आए, x क्या हमारा डोमेन, हमारे हाथ में क्या होता है x, है ना, और उस x को हमने रियल बनाना है, इमेजिनरी नहीं बनाना है, उस x को हमने क्या बनाना है, रियल बनाना है, इमेजिनरी नहीं होने देना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी चक्कर में मैंने x के रूप में द्विघात समीकरण आ गया, है ना। द्विघात समीकरण में मैं जानता हूँ जो विविक्तिकर होता है b² - 4ac, जब वो नेगेटिव होता है b² - 4ac जब नेगेटिव होता है तो रूट कैसे आने लगते हैं इमेजिनरी, उसके x की वैल्यू कैसे आने लगती है इमेजिनरी, यानी कि मैं कहूँगा कि x के रियल रहने के लिए जो b² - 4ac विविक्तिकर होता है उसने क्या रहना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, पॉजिटिव या 0 रहना पड़ेगा उसको, ठीक हो गया। देखिए इसका विविक्तिकर आप निकालोगे, इस इक्वेशन का द्विघात समीकरण आपके पास बन गई है ये, इसको आपने नोट डाउन कर दिया होगा, देखिए फिर, है ना, तो मुझे x को क्या रखना है, वास्तविक रखना है, ठीक है ना, तो क्या लिखूंगा फिर मैं, x के वास्तविक मान के लिए, x के वास्तविक मान के लिए विभक्तिकर, है ना, विभक्तिकर जो कि क्या होता है b² - 4ac होता था ना, आपको याद होगा, इसमें क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, और आपके पास जो c होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है ना, जो x से फ्री है, ठीक, इम्प्लाइज, देखिए फिर b², b यहाँ कौन होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, a कौन होगा x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो +1 है, इंटू c कौन होगा जो x से फ्री है, ये कांस्टेंट टर्म ना, ये कांस्टेंट माना जाएगा पूरा, जो x से फ्री है उस टर्म को लिया जाता है c, y² + 5 पूरा आएगा, y² + 5, है ना, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ से y के लिए कंडीशन आ जाएगी आपके पास, y में क्या होना चाहिए, ठीक हो गया, इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा 36 माइनस का 4y² मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल 0। 36 में 20 घटाओगे कितना बचेगा 16, धन का 16 बचेगा ना, माइनस का 4y² ग्रेटर देन इक्वल, देखिए यहाँ 36 में से 20 गया 16 बचेगा, धन का 16 उधर जाके ऋण का 16 बनेगा। अब देखो दोनों साइड माइनस माइनस है तो मैं क्या कर दूंगा दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को, 4y² कर दिया, ये 16 कर दिया। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, जानते हो ना, ये देखिए ना, वैसे भी आप देख सकते हो 2 लेस और इक्वल 5 है ना, 2 5 से या तो बराबर होगा या छोटा होगा कह रहे हैं, या में एक कंडीशन सही होनी चाहिए, बराबर तो नहीं है छोटा तो है ना। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये भी माइनस ये भी माइनस, अगर ऐसा ही रहने दोगे इसका मीनिंग तो क्या हो गया -2 छोटा है -5 से, गलत नहीं हो गया, -5 तो छोटा होता है ना, नेगेटिव में जितनी बड़ी क्वांटिटी होती जाती है उतना छोटा होता जाता है, ये तो पता ही होगा आपको, तो -5 छोटा होगा नहीं बड़ा, है ना, इसलिए आपके पास जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया जाता है। आई होप आपको इतना आता हो, ठीक है। देखिए यहाँ से y के लिए क्या कंडीशन आ गई, देखो 4 से कैंसिल आउट होगा कितनी टाइम 4 टाइम, यानी y² लेस और इक्वल 4 हो गया, y² लेस और इक्वल 4 इम्प्लाइज y कितना आ जाएगा, फिर इसका रूट करोगे प्लस माइनस, है ना। देखिए y² 4 या 4 से कम रहना चाहिए, 4 या 4 से कम कब रहेगा, जब y -2 से 2 के बीच आएगा, है ना। अगर y की वैल्यू -2 रखोगे 4, y की वैल्यू 2 रखोगे 4, उसके बीच कुछ भी रखो, -2 से 2 के बीच में कुछ भी रख लो, -1 रखो 1 रख लो, कुछ भी रख लो, वो इसकी रेंज में आएगा, मतलब स्क्वायर हमेशा लेस और इक्वल 4 आएगा। लेकिन जैसे -2 और 2 से बाहर चले जाओगे, ठीक है ना, जैसे आप 3 रखो तो 9 आ जाएगा उसका स्क्वायर, है ना, लेस देन नहीं रहा, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा वो 4 से। -3 रखोगे वो भी 9, है ना, क्योंकि स्क्वायर करने पर नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो नहीं -2 से आप पीछे भाग सकते हो, नहीं +2 से आगे भाग सकते हो, ताकि y² लेस और इक्वल 4 रहे। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया, y में आपके पास -2 से बड़ा भी रहना होगा और +2 से छोटा भी रहना होगा, तब जाके y² की वैल्यू 4 से लेस और इक्वल है, ठीक हो गया। देखिए फिर अब दो इनइक्वालिटीज आ गई ना, y -2 से 2 के बीच होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर नंबर लाइन खींच के देखते हो तो ये इनइक्वालिटी क्या कहती है, जो y है y किस किस के बीच में रहना चाहिए, -2 से 2 के बीच में रहना चाहिए, ये वाली इनइक्वालिटी आप इसको 3 कहते हो, ठीक है। मेरे पास इनइक्वालिटी 2 पहले से है, y लेस और इक्वल 0 होना चाहिए कह रहा है, ये इनइक्वालिटी कह रहा है y लेस और इक्वल 0 होना चाहिए, ये इनइक्वालिटी कह रहा है y -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। अब हमने दोनों की कंडीशन मनवानी है, ठीक है ना, किसी को भी नाराज नहीं करना है, दोनों की कॉमन कंडीशन लोगे आप, ठीक है ना। सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कॉमन कंडीशन आनी चाहिए दोनों की, ठीक हो गया ना, न इसको नाराज करना आपने न इसको नाराज, है ना, दोनों की बात मनवानी है। ये कह रहा है कि भैया जो y है -2 से 2 के बीच आएगा, -2 से 2 के बीच, ये कह रहा है आप कुछ भी लो लेकिन नेगेटिव में लो, लेस और इक्वल 0 लो, या तो 0 लो या उससे कम लो, नेगेटिव लो। ये कह रहा है कि 0 ले सकते हो, 0 ले सकते हो और उससे छोटा भी ले सकते हो, 0 से छोटा क्या देगा फिर ये, अब ये इनइक्वालिटी कर रहा है और छोटा लो और पीछे आ सकता है, लेकिन ये इनइक्वालिटी कह रहा है -2 से छोटा भी मान लो, यानी कि दोनों की बात मनवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 0 को शामिल करते हुए -2 तक आना पड़ेगा। ये -2 शामिल करवा रहा है, यानी कि -2 भी शामिल भी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी क्लोज आएगा, -2 0 यानी जो एंड पॉइंट है वो शामिल हो रहा है, मीन्स क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आप लिखोगे इनइक्वालिटी 2 और 3 से, अगर ये फिगर आप बनाना चाहते हो रफ फिगर, रफ में आप बना सकते हो वाली, ठीक है, रफ में आप लिखोगे अशनिका
2, ये वाली राशि निकालना, वह 3 से। असमिका 2 और 3 से जो y है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए फिर, -2 क्लोज से 0 क्लोज, ठीक है ना, y ये बिलोंग करना चाहिए। और y की जो रेंज आती है ना, y की जो वैल्यूज होती हैं वही आपके पास परास होता है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे परास f, है ना, f का जो परास होगा वो कितना जाएगा फिर, -2, 0, है ना। इसका परास पूछ रहा था वो कितना आ गया, -2, 0, ये आंसर हो गया, ये आंसर है ना। परास पूछा था और प्रांत पूछा था, वो हम पहले सॉल्व कर चुके, ठीक है। ये आपके पास 11th का टेस्ट था प्रांत और परास के लिए, ठीक हो गया। उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब हम जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। हम संबंध पढ़ रहे थे ना, सॉरी फलन, संबंध तो हो चुका है, फलन पढ़ लें। तो फलनों के प्रकार बचा हुआ है अभी, जो मेन क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा यहीं से आएगा, फलनों के प्रकार, ठीक है। अब हमने फलनों के प्रकार पढ़ने, टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। आपने मेनली यहाँ 4 प्रकार के फंक्शन पढ़ने हैं। एक होगा एकैकी फलन, यानी कि 1-1, इंग्लिश में इसको 1-1 कहा जाता है, और या तो 1-1 का हो गया, इंजेक्टिव भी कहा जाता है इसे, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है इसे, ठीक हो गया। दूसरा आता है इसी का उल्टा, जो एकैकी नहीं होगा वो बहु एकक, बहु एकक, बहु एकक या बहु एकक फलन, इसको कहा जाता है इंग्लिश में मैनी वन फंक्शन, मैनी वन, है ना, मैनी वन फंक्शन। तीसरा आएगा इसमें आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, इसको कहा जाता है ऑन टू फंक्शन। जो आच्छादक नहीं होता है वो अंतःछेदी कहलाता है, अंतःछेदी फलन, यानी कि इनटू कहलाता है, ऑन टू ये इनटू फंक्शन, है ना। और एक जनरल टाइप होता है जो एकैकी भी होता है और आच्छादक भी होता है, उसको 1-1 ऑन टू, है ना, 1-1 भी होगा और ऑन टू भी, तो उसको 1-1 ऑन टू भी, ठीक है ना। तो इसको मैं उस वाले फंक्शन को इस टाइप में शामिल नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में हम नोट्स में लिख देंगे कि जो एकैकी भी होता है और आच्छादक भी होता है उसको एकैकी आच्छादक यानी कि 1-1 ऑन टू कहते हैं, ठीक है। उसको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो पहले आपको फलनों के प्रकार में 4 टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है ना, एकैकी फलन, बहु एकक फलन, आच्छादक फलन और अंतःछेदी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब हम फिगर के द्वारा इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो फिगर के द्वारा समझते हैं, ठीक। देखिए मेरे पास कोई फंक्शन है f a to b, ना, कोई फंक्शन f a to b है, ठीक है। सीधे सीधे मैपिंग में आइए, चित्र बनाइए, देखिए इससे ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने सेट ए लिया, सेट बी लिया, ठीक है ना। इसके कोई मेंबर ले लिए a b c d, ठीक हो गया।
यहाँ से कोई मेंबर ले लिया 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब देखिए फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या कहती थी जब हमने फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कहता है कि सेट ए में कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, किसी न किसी तो मैप किसी न किसी से मैप होना चाहिए, ठीक हो गया। तो मैंने किसी न किसी से मैप करवा दिया इसको, लो ऐसे मैप कर लो, ठीक है। कोई भी मेंबर छूटा नहीं है, हर कोई एक के ही साथ लिंक अप है, ठीक है, यानी फंक्शन है, ठीक हो गया। एक तो इस प्रकार का चित्र दिखाया मैंने, है ना। इसी का एक नीचे में दूसरे टाइप का फंक्शन ले रहा हूँ, सेट ए टू सेट बी, अभी भी वही है ए बी सी डी, यहाँ ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। देखिए मैं इसको ऐसे लिंक अप कर देता हूँ, ए का इससे बी का इसके साथ, ठीक हो गया। दोनों में अंतर क्या लग रहा है आपको? दोनों में अंतर ये लग रहा है कि इसकी इमेज 1 पे जा रही है, इसकी इमेज 2 पे जा रही है, इसकी इमेज 3 पे जा रही है, इसकी इमेज भी 3 पे जा रही है, यानी कि यहाँ दो अलग अलग मेंबर हैं, सी और डी अलग अलग हैं, उनकी इमेज सेम पे जा रही है, दो अवयवों की एक इमेज है, दो अवयवों की एक इमेज है। यहाँ देखो एक की इमेज एक है, इसकी इमेज एक है, इसकी इमेज एक है, यानी कि नीचे वाले में क्या हो रहा है कि हर कोई मेंबर एक एक प्रतिबिंब रख रहा है ना, यानी कि हर कोई मेंबर बी का हर एक मेंबर एक एक का ही प्रतिबिंब बन रहा है, कोई डबल का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डबल का प्रतिबिंब बन रहा है, ये 3C का भी प्रतिबिंब हो रहा है, डी का भी, है ना। यहाँ आपके पास देखो हर कोई एक एक का प्रतिबिंब है, ठीक है ना। जब बी का हर एक मेंबर, है ना, बी का हर एक नहीं कहिए, बी में रहने वाले जो भी प्रतिबिंब है वो किसी ना एक ही इमेज होती है, तो उसको कहा जाता है आपके पास 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। इसको आप 1 1 फंक्शन कहो, इसको कहोगे 1 1 यानी एक एक ही फलन, 1 1 नाम से पता चल रहा है, 1 के लिए 1 नाम से ही पता चल रहा है ना, 1 के लिए 1 इमेज होनी चाहिए, यानी कि 1 1, ठीक है। यहाँ क्या हो जा रहा है, 1 के लिए 2 2 3 इमेज हो जा रही है, इस 1 के लिए 2 2 बन जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 1 1 तो नहीं था, ठीक है ना। ये आपके पास एक के लिए एक इमेज है तो 1 1, अगर एक के लिए एक से ज़्यादा प्री इमेज हो जा रही है तो उसको 1 1 का जस्ट उल्टा बहु एकक यानी मैनी 1 गए, मैनी 1, मैनी के लिए 1 इमेज, है ना, मैनी के लिए 1 इमेज, 1 1 1 के लिए 1 1 इमेज, ये वाला फंक्शन 1 1, ये वाला फंक्शन मैनी 1, है ना। ये 1 1 हो गया, ये 1 1 नहीं हुआ तो मैनी 1 हो गया, मैनी 1 यानी बहु एकक, ठीक हो गया। ऑन टू फंक्शन बाद में समझेंगे, पहले इसकी अच्छे से डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो कुल मिला के हम 1 1 फंक्शन किसे कहेंगे, फिर अलग अलग प्रांत के अलग अलग अवयवों की अलग अलग इमेज होने पर फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक फलन, ठीक है ना। यहाँ देखो फलन के प्रांत के अलग अलग अवयव हैं लेकिन इमेज क्या बन रही है, एक की हो जा रही है, ठीक है ना। तो एक ही फलन के आप देखो सीधे सीधे एक ही फलन, ज़्यादा इसकी थ्योरी से समझ में नहीं भी आएगा तो हम जब क्वेश्चन करेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ही वाला, आच्छादक वाला, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक हो गया। f a to b आपके पास कोई फलन है ना, मैं डेफिनेशन लिखवाना चाह रहा हूँ आपको एक का, एक ही फलन यानी कि 1 1 फंक्शन, ठीक हो गया। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर एग्जाम्पल लेंगे इसके। f a to b है ना, कोई फलन f a से b में एक ही होगा, एक ही कहलाता है, कोई फलन ना f a to b एक ही कहलाता है यदि
प्रांत, प्रांत कौन होगा यहाँ, ए ना, यदि प्रांत ए के अलग अलग अवयव है ना, प्रांत ए के अलग अलग अवयवों की अलग अलग प्रतिबिंबों या अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंबों, अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंबों, प्रतिबिंब एफ ए टू बी एक ही कहलाता है यदि प्रांत ए के अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब हो। समझ गए? चित्र के रूप में भी आप दिखा देना इसको साइड में, या आपके पास ए या आपके पास बी, ए बी सी डी मेंबर डाल दिए इसमें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, इस टाइप के मेंबर डालना, ठीक है ना। तो एक की इमेज एक की इमेज केवल इस टाइप से है ना, किसी को दो के साथ आप लिंकअप नहीं कर सकते, 1 1 के लिए, ठीक है ना। अब जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो ऑन टू फंक्शन होगा, सॉरी मैनी वन फंक्शन होगा, है ना। ऑन टू अलग होगा, मैनी वन फंक्शन, जो 1 1 नहीं होगा तो मैनी वन, यानी कि मैनी मीन्स बहुत होता है, बहुत के लिए एक इमेज है ना, बहुत के लिए एक इमेज, मैनी वन कहेंगे उसको, ठीक है। तो दूसरी आप हेडिंग लिखिए, इसका एग्जांपल अभी देंगे, ठीक है, एक है। दूसरा आता है बहु एकक, बहु एकक या एक, बहु एकक फंक्शन, यानी कि मैनी वन फंक्शन। इसमें सीधे सीधे लिख दीजिए, फलन एफ ए टू बी, फलन एफ ए टू बी बहु एकक कहलाता है यदि यह एकक नहीं हो, या ऐसे लिखो एफ ए टू बी, यदि एफ है ना, यदि फलन एफ ए टू बी एकक ना हो, एकक नहीं हो, तो उसे बहु एकक फलन कहते हैं, उसे बहु एकक फलन कहते हैं। आप फिगर ड्रॉ कर देना, ए बी, इसमें एलिमेंट ले लिया आपने ए बी सी, 1 2 3 ले ली, ठीक है। इसकी इमेज ये, इसकी इमेज भी वही चल रही, ठीक है, देख सकते हो। एक नहीं, आपने एक से ज़्यादा मेंबर, ए की भी इमेज 1 पे जा रही, बी की भी इमेज 1 पे जा रही है, यानी कि 1 के लिए 1 इमेज नहीं है ना, इस 2 के लिए एक इमेज बन जा रही है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, मैनी वन, है ना, मैनी 1 पे जा रही है, ठीक है ना, मैनी 1, ठीक हो गया। डेफिनेशन से ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा आपको, इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके पास 2 और बच गए ना, ऑन टू और इन टू फंक्शन, ठीक है, उनकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ न्यूमेरिकल कर लेंगे इन सब, ठीक है ना। अगर आपको अभी थ्योरी समझ में नहीं भी आ रही है तो डरने की कोई बात नहीं है, न्यूमेरिकल में आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन अगर समझ में नहीं आए तो उसको न्यूमेरिकल के सारे समझना चाहिए, ठीक हो गया। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे आपको सब इजीली समझ में आ जाए। देखिए तीसरा टाइप ले रहा हूँ, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन। आच्छादक फलन में क्या होता है, देखिए कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, सेट ए सेट बी,
इसमें कोई मेंबर डाले आपने ए बी सी डी, यहाँ डाल दिया यानी ई एफ जी एच, ठीक हो गया। नीचे एक दूसरा फंक्शन ले लिया, सेट ए सेट बी, सेम मेंबर ले रहा हूँ मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ऊपर जो एफ की मैपिंग कराई है मैंने ऐसे करवा दिया, ये इसकी भी इमेज यहाँ पे डाल दी, ठीक हो गया। एक यहाँ पे मैपिंग करवाई मैंने, केवल एक कम नंबर ले रहे हो, ई एफ जी डाले केवल, ठीक है। देखिए इन दोनों में अंतर देखिए तो क्या है, इन दोनों में अंतर देखिए तो दो वाले एक पे जा रहे हैं, दो वाले एक पे जा रहे हैं, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये तो कोई अलग चीज नहीं है। देखो बी पे गौर करो, इसका एक मेंबर एच है ना, किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रहे। यहाँ देखो ई एफ जी जितने भी मेंबर है हर कोई किसी न किसी का प्रतिबिंब बन जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, यहाँ सारे एलिमेंट प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो इसी को ऑन टू कहा जाता है, इसको ऑन टू यानी आच्छादक, पूरी तरीके से आच्छादित हो जाना, मतलब छा जाना ना, पूरा छा जाना, यानी कि बी के हर एक अवयव छा गए हैं, मीन्स प्रतिछाया बन चुके हैं, मीन्स इमेज है, किसी न किसी की इमेज बन रखी है, ठीक है। इसलिए इसको हम आच्छादक कहेंगे, कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए बी का कोई भी मेंबर छूटे ना, उसको हम आच्छादक फलन कहते हैं, यानी कि ऑन टू। और जो उल्टा होगा, जो आच्छादक नहीं होगा वो अंतःक्षेपी, जैसे वहाँ एकाएक फलन जो था ठीक था, जो एकाएक नहीं था बहु एकाएक हो जा रहा था, उसी प्रकार जो आच्छादक फलन है ठीक है, जो आच्छादक नहीं है वो अंतःक्षेपी बन जाएगा, इनटू बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला फंक्शन क्या बन जाएंगे फिर आपके पास इनटू, यानी कि अंतःक्षेपी, ये अंतःक्षेपी हो जाएगा, ये आच्छादक आया। दोनों में समझ, दोनों में अंतर समझ में आया। एक भी मेंबर छूटे ना वो आच्छादक फलन, किसका बी का, ए का तो वैसे ही नहीं छूटता है, ए का जो छूट गया तो वो तो फंक्शन ही नहीं होता है ना। बी का अगर एक भी मेंबर ना छूटे तो आच्छादक, अगर मेंबर छूट जा रहा है तो अंतःक्षेपी, है ना, इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख दो। मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो घबराने की बात नहीं है, न्यूमेरिकल में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आच्छादक फलन यानी इनटू फंक्शन, इसमें आप डेफिनेशन लिखिए, फलन एफ ए टू बी, फलन एफ ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है यदि, अब बी क्या होता है, सप्रांत कहते हैं, यदि सप्रांत बी, यदि सप्रांत बी का, वैसे हम अपनी भाषा में तो कहेंगे कि बी का कोई भी अवयव छूटे ना, और ये मैथ्स की लैंग्वेज थोड़ी हुई छूटे, इसको तो प्रॉपर मैथ्स की लैंग्वेज में लिखनी होगी डेफिनेशन, तो कहेंगे कि प्रांत बी का कोई ना कोई अवयव छूटे ना, मीन्स किसी न किसी की इमेज बन रही हो, किसी न किसी का प्रतिबिंब हो, ठीक। तो ये कहेंगे सप्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव प्रांत के कुछ अवयव, है ना, कुछ लिख रहा हूं, हो सकता है एक ही अवयव का प्रतिबिंब बन रहा हो सकता है दो का प्रतिबिंब बन जा रहा हो सकता है तीन का प्रतिबिंब बन रहा हो, ठीक है ना, कितनों का भी प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है ना, बस शर्त है कि छूटना ना चाहिए, है ना। प्रांत के कुछ अवयव, है ना, प्रत्येक अवयव प्रांत के कुछ अवयवों का प्रतिबिंब, कुछ अवयवों का प्रतिबिंब हो, ठीक हो गया। एफ ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि सप्रांत बी का प्रत्येक अवयव, प्रांत अगर ब्रैकेट में ए लिख दो और अच्छा रहेगा, है ना, प्रांत ए के कुछ अवयवों का प्रतिबिंब हो,
समझ में आ गया ना, बी का कोई भी मेंबर मीन्स छूटना नहीं चाहिए, तो उसको हम आच्छादक फलन, है ना, आच्छादक से ही पता चल रहा है, बिल्कुल छा गया मीन्स आच्छादित हो गया मीन्स हर एक मेंबर छा गए हैं उसके, यानी कि हर एक मेंबर प्रतिबिंब बन गई। ठीक हो गया आच्छादक। फिर आता है अंतःछेपी। एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है ना, सबके एग्जाम्पल एक साथ कराऊंगा आपको, उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, एक साथ कराएंगे, ठीक है। अभी केवल डेफिनेशन लिख लो। फोर्थ है आपके पास अंतःछेपी। अंतःछेपी फलन यानी कि इनटू फंक्शन। इसमें भी सीधे सीधे आप लिख दो एफ ए टू बी, यदि ऐसे लिखना, यदि फलन एफ ए टू बी आच्छादक नहीं होता है तो उसे अंतःछेपी फलन है, ठीक है। वहां कहा था ना, जो एकैकी नहीं है तो बहुएकक होगा, उसी प्रकार जो आच्छादक नहीं होगा तो अंतःछेपी होगा, मीन्स कोई ना कोई मेंबर छूट जाएगा। अच्छा, प्रीवियस में ना आपने जो आच्छादक फलन कहा था, आच्छादक फलन में हम फिगर बनाना भूल गए थे, फिगर भी बना देना उसके आगे, सेट ए सेट बी आच्छादक फलन में, इसका फिगर बाद में बनाएंगे, पहले आच्छादक वाले में फिगर बना देना ऐसे। इसके मेंबर ए बी सी डी डाल दिया आपने, यहाँ ई एफ जी डाल दिया, ये देखो कोई भी मेंबर छूटा नहीं, देखो और कोई हिस्सा ले रहा ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आच्छादक फलन हो जाएगा, आच्छादक, है ना, आच्छादक फलन, आच्छादक का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस टाइप का फिगर बना देना, वहाँ हम भूल गए थे बनाना। ये आच्छादक हो गया, ठीक है। अंतःछेपी भी लिख लिया होगा आपने डेफिनेशन, अंतःछेपी में भी आप फिगर ऐसे ही बना देना, ए बी, ये सेट ए सेट बी, ए बी सी मेंबर ले लिए, ई एफ ले लिया मैंने, ठीक है। ये इस पे जाके मैप्ड हो गया, ये वाला इस पे जाके मैप्ड हो गया, ये वाला भी इसके इस पे, यानी कि ए बी सी तीनों मेंबर ई पे चल दिए, ठीक है ना। यानी प्रतिबिंब केवल कौन बन रहा है, ई, यानी एफ आपके पास प्रतिबिंब में हिस्सा नहीं दे रहा है, यानी मेंबर छूट गया, मीन्स अंतःछेपी। तो ये फलन क्या हो गया आपके पास, अंतःछेपी, अंतःछेपी, ठीक हो गया। अब एक लास्ट नोट करके लिख लो, वैसे तो फंक्शन सारी टाइप के थे आपने जो अपने सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन एक नोट करके लिख लो, नोट करके लिखना एफ ए टू बी एकैकी आच्छादक कहलाता है, एकैकी आच्छादक, इंग्लिश में कहोगे तो 1 1 on 2, 1 1 on 2, ठीक है ना। एफ ए टू बी एकैकी आच्छादक कहलाता है यदि एफ एकैकी व आच्छादक, एकैकी व आच्छादक दोनों, एकैकी और आच्छादक दोनों हो, ठीक हो गया। अगर फंक्शन एफ एकैकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया तो फलन को हम एकैकी आच्छादक यानी कि 1 1 on 2 गए, ठीक हो गया। यानी कि अगर इसका फिगर बनाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, फिर सेट ए सेट बी, ए बी सी डी 1 2 3 4, देखिए एकैकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। एकैकी मीन्स एक की इमेज एक ही होनी चाहिए, है ना, किसी की भी इमेज डबल नहीं होनी चाहिए। और आच्छादक मीन्स यहाँ का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, एक की इमेज एक ही, यानी इस बार मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर ऐसा कर दिया मीन्स दो की एक इमेज हो गई है, एकैकी तो नहीं रहेगा, है ना, इसको ऐसे मैच नहीं कर सकता हूँ, एक की इमेज मैंने एक ही बनानी है ना, एक ही इमेज एक ही बनानी है, इससे लिंक कर दिया, इससे लिंक कर दिया, इससे,
अब देखो छूटा भी कोई नहीं, 1 2 3 4 मेंबर थे, हर कोई पार्टिसिपेट करता है, हर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना, कोई छूटा भी नहीं मीन्स अच्छा तक, बी का कोई भी मेंबर छूटे नहीं तो अच्छा तक, और ए की इमेज एक ही बन रही है तो एक है ना, यानी ये फंक्शन एक भी हो गया और अच्छा तक, ठीक है ना, ये बना देना फिर फिगर एक और अच्छा। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी इनकी, ठीक हो गया। आज मैंने डेफिनेशन लिखा दी है तो इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।